सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। होगा हम लोग सब अपनी गिरफ्तारियां पेश कर दें। 2 साल कबल डीएस के उठान को मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा किया गया था। आप सब लोग बड़े जिम्मेदाराना ओहदों पे थे, मिनिस्टर थे, आप एमपी थे, तो क्या वजह है कि वो ऐलान होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज जानकारी क्यों ना बन सका? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप सब इलेक्टेड लोग जो अब नहीं है, साबका हो गए, कोई बता सकेंगे कि जंग के लिए आपका कोई मेगा प्रोजेक्ट जो क्या है? इसका मैं जवाब दूंगा जी आपको। आप जंग का मेगा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी पीटीआई गवर्नमेंट जो है ये पंजाब में साहबजादा ग्रुप की सरबराही में हमने सबसे पहले जो आवाज़ उठाई वो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के लिए थी। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जंग जो थी सिर्फ कागज़ों में थी, फैसलाबाद के वीसी के पास उसका चार्ज था और जंग में कुछ भी नहीं था। हमारे तमाम ग्रुप की तरफ से जो एफर्ट की गई, उस वक्त वज़ीर आला बुज़दार साहब थे, उनकी मेहरबानी से यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पोस्ट हुआ। उसके बाद ये जो वुमेन कैंपस था लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन का, उसको यूनिवर्सिटी में दिया गया, उसकी जगह रखी गई। इस वक्त आपकी इतला के मुताबिक 3500 बच्चे बच्चियाँ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। नंबर 2, आपने DHQ की बात की मेडिकल कॉलेज का, तो मेडिकल कॉलेज की एक ज़रूरियात है। मेडिकल कॉलेज जहाँ 500 बेड हॉस्पिटल ना हो वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता, उसको टीचिंग अस्पताल का दर्जा नहीं दिया जाता। उसमें तमाम शोबे जब तक ना हो, ICU ना हो, उस वक्त तक कोई भी अस्पताल को टीचिंग अस्पताल डिक्लेयर नहीं किया जाता। हमने इसके लिए यह किया कि सबसे पहले एक ब्लॉक जो था, जो ईरानियन NGO के तहत बन रहा था, ख़त्म हुआ था, बुज़दार साहब यहाँ तशरीफ लेके आए, उनको विजिट कराया, वो तकमील के नज़दीक है। एमरजेंसी ब्लॉक जो है वो भी बन रहा है। इसके बाद इस अस्पताल ऑलरेडी 300 बेड का अस्पताल ये है। इसके बाद ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जो है ये 500 बेड पे हो जाएगा। जब ये 500 बेड पे होता है तो इंशाअल्लाह ताला जब हमें आवाम ने मौका दिया तो हम इस जंग को मेडिकल कॉलेज का तोहफा देंगे। पीटीआई जंग में तकसीम हो चुकी है और टिकटों के मामले पर जो है साहबजादा ग्रुप को ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं, जिससे पीटीआई के साबका जो उम्मीदवार थे उन्हें भी मुतासर हो सकते हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं अपने से बात शुरू करता हूँ जी कि सियासत, हम कोई ज़ात के सियासतदान नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद भी, उनकी पहचान भी हज़रत सुल्तान बहू के हवाले से थी और आज भी जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं वो उसी हस्ती की निस्बत की वजह से करते हैं। एक चीज़ मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि पीटीआई के इस वक्त जितने भी ex-MNAs और MPAs हैं, आपने देखा कि जब पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया तो अक्सर साथी हमें छोड़ के चले गए और उनके ख़िलाफ़ बाई इलेक्शंस भी हुए। वो पंजाबी की कहावत बनी हुई है ना कि वो एक छाननी, और उसके अंदर से जो अब लोग निकल के आए हुए हैं ना, वो इमरान खान साहब के साथ एक आइडियोलॉजी की वजह से हैं, एक नज़रिए की वजह से हैं। और मैं आपके गोशगुजार करूँगा, मैं अपने आप से बात शुरू करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट जंग में या आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट जंग, जहाँ पे हमारे मुरीदीन, हमारे दोस्त अहबाब, जहाँ पे भी पूरे मुल्क में जहाँ पे भी वो रहते हैं, हम लोगों ने ये फ़ैसला किया हुआ है, हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, और जो आज अमीर सुल्तान साहब अनफॉर्चुनेटली उम्रे पे कल चले गए हैं, गुलाम बीबी साहिबा आज की मीटिंग का मुझे कहती थी कि या शाम का टाइम रखा जाए या कल का। मेरी मजबूरी है कि रात को ज़मान पार्क में एक मीटिंग है जिसमें मैंने जाना है, रात को मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी यहाँ पे। हम जितने भी लोग हैं, हम खान के साथ आइडियोलॉजी की वजह से हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर महबूब सुल्तान को टिकट मिले या ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमीर सुल्तान साहब को टिकट मिले या ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता राना शहबाज साहब को टिकट मिले या ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कर्नल गजनफर साहब को टिकट मिले या ना मिले, मियां मोहम्मद आज़म साहब को टिकट मिले या ना मिले, गुलाम अहमद गाड़ी साहब को टिकट मिले या ना मिले। हम लोग
चेयरमैन इमरान खान साहब ने, जिनको समझना है, जिनको उन्होंने टिकट्स देनी है पीटीआई के, जिनको बल्ले का निशान अलॉट होना है, हम वॉलंटियरली, अगर हमें न भी मिली, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। बहुत पंजाब में आपकी हुकूमत रही है जी, फिर 4 साल आपसे जंग के लिए कोई महंगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा, क्या वजह? दूसरा सवाल ये कि जंग के लोग जंग को डबियत का दर्जा कराने के लिए बड़े अरसे से कोशिशें कर रहे हैं, मगर उसमें आप लोगों ने कोई तवज्जो आपकी तरफ से, मेंबरान असेंबली की तरफ से, कौमी कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई हौसला अफजाई नहीं की गई। देखें जी, जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, 2 तो मैंने पहले उसके सवाल के जवाब में बता दिए हैं। तीसरी चीज़ मैं मिस कर गया था। एक रोड है जी आपकी ये पेंसरा से M4 जंग शोरकोट। ये जब हम असेंबली में गए तो मेरी पहली तकरीर जो है इस रोड पे जंग के ऊपर थी। उसको हमने उसकी फाइल मूव की, बुजदार साहब चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से अप्रूवल हो गई। MNA साहबान हमारे ने वहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने CEC में जब पास हुआ वहाँ से हो गई, और बुजदार साहब ने जब रिज़ाइन किया उस वक्त हम उसका अफ्ताह ग्राउंड ब्रेकिंग वहाँ कर चुके थे। लेकिन हुआ ये कि जब गवर्नमेंट चेंज हो गई, इसका कर्जा आना था एशियन डेवलपमेंट बैंक से 19 अरब रुपए का। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो IMF ने जब इनको लोन देने से इनकार किया तो उस बैंक ने भी इनकार कर दिया। उसके बाद बीच में हमजा की हुकूमत आ गई। अभी फिर जो है प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अभी तक उनको जब IMF का मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो फिर जाके कहीं इसके बाद बनेगी। दूसरी बात आपने बात की डिवीजन की, तो मेरे भाई डिवीजन एक ज़िले का तो डिवीजन बनता नहीं है, इसमें कम से कम 2 या 3 ज़िले तो होने चाहिए। हम तमाम लोगों ने अपने लेटर पैड पे जंग को डेरिया बनाओ के हमने उस्मान बुजदार साहब को पेश किया था, वो फेसबुक पे भी लगा था। उसका लेटर जो कमेटी बनी हुई थी राजा बशारत की सरबराही में और सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू में, उसमें भी उसका नोटिफिकेशन गया हुआ। हमने चिन्नौड़ के 2 MPs थे, उनसे हमने लिखवाया कि वो जंग में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जो उन पे सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें की, उन्होंने कहा जी जंग से हम जान छुड़ाइए, अब फिर हमें जंग के साथ लेके वो भी चलेगा। लिया, बखर, टोबा कोई हम के साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। एक ही हाल है कि शोरकोट को ज़िला बना के 2 ज़िलों का हम अपना डिवीजन बना लें, और तो कोई इसका हाल है। ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है निगरान हुकूमत की, आपका जो है कुछ विभाग DPO पे हैं, अब तबादला अगर इन लोगों का नहीं होता, यही रहते हैं, तो क्या आप अवाम और साहबान जो दोनों उसमें डालते हैं समझते हैं कि इलेक्शन पे आपके वो असरदार? सर देखिए मैं आपको करंट करता हूँ ज़रा, ये सिर्फ बात अवान साहबान और जिला साहबान की नहीं है, ये पूरे शहजादा ग्रुप की बात है, ये PTI की बात है। और जो देखिए पास हो जी जी, क्या आप उस राइट नोट को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के हाई कोर्ट की तरफ? देखिए बात ये मैं सबका ये बात PTI है वर्सेस केयर टेकर गवर्नमेंट। देखिए जो हमारी मौजूदा इंतज़ामिया है, मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इनका एक ही काम है कि वो इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई करें, मदद करें, साफ और शफाफ इलेक्शन कराने, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है। ये मदूद मुद्दत के लिए आए हुए, ये कोई लंबे टर्नओवर के लिए भी नहीं है। और ये जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें काफ़ी चीज़ों का जिक्र है, मैं कहूँगा कि ये इसने जंग पुलिस के सरबराह पे बहुत संगीन इल्ज़ाम हैं, बहुत सवालात उठा दिए। और मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैं खुद भी फोर्स का हिस्सा रहा हूँ, कि ये जंग पुलिस एज अ फोर्स उसका मोराल नीचे गया है। मैं DPO साहब को यही पैगाम देना चाहूँगा, इस वक्त पुलिस फोर्स दहशत गर्दों के हमलों के जद में, KP में देख लें, कराची में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें। इनको बजाय किसी के कहने पे PTI के वर्कर्स को इंतकाम की निशाना बनाना, इसके बजाय चाहिए कि अपनी फोर्स पे तवज्जो दें और अपनी फोर्स को दहशत गर्दों के खिलाफ तैयार करें। सर बुकला और अदलिया की भी ऑडियो लीक्स हो रही है ना, एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सिस्टम में कि बुकला को भी और अदलिया को भी दबाव में लाया जाए? तो ये कौन लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं ऑडियो लीक्स का, इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? देखिए ऑडियो लीक्स जो है, देखिए जी आजकल हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, ठीक है जी। और काफ़ी लोगों के पास ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें हम नहीं कह सकते कि ये जिनसे गुफ्तगू हुई उन्होंने रिलीज़ की है,
या किसी और ने रिलीज की है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि मुझे एक हंसी भी आई है। एक पंजाबी की कहावत बनी हुई है कि गुरु जिन्हां दे टपने चेले चौड़ चपट। ये जो ऑडियो लीक हुई है ना, ये ऑडियो एक जिस साहिब मौसूफ को मखदूम साहब ने भेजी है, वो बेचारा अपनी सोच और अपनी बिसात के मुताबिक उसने चंद लोगों को वो ऑडियो सुनाई है। उसने कहा है कि मखदूम साहब ने मुझे टास्क दी है कि रोडू सुल्तान का रिज़ल्ट मैंने देना है उनको, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उनसे ये रोज़ाना की गुफ्तगू होती है आपस में, और ये वो उन्होंने मुझे की है, और मैंने इन सबको सीधा कर छोड़ना है। वो अगला शरीफ आदमी जो था उसने कहा नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, ज़रा मुझे दिखाओ। उसने लेके और वही ऑडियो जो अपने मोबाइल में उसको ट्रांसफ़र कर दी है। और एक चीज़ मैं आपके और भी गोशगुजार कर लूँ, मेरी इतलात के मुताबिक आजकल बहुत जल्द आप सुनेंगे कि उस बेचारे मासूम आदमियों के साथ जो हशर होने वाला है, ये भी आपके सामने आ जाएगा, ये भी आपके सामने आ जाएगा।